तो आ गई हमारी प्लेट। गुजरात इस मामले में बेहतर है। ये क्या मिला यश्मि को? है हमारे अगले डेस्टिनेशन पर। सूरत के आउटर से ही निकल गया मतलब। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रॉम वापी गुजरात। सभी बज रहे हैं सुबह के 11:30 और होटल ने ना हमें कुछ टाइम दे दिया था रेडी होने का, क्योंकि हम सुबह 4 बजे पहुंचे थे तो उन्होंने 12:30 बजे तक चेकआउट दिया था। ये बहुत अच्छा जेस्चर है उनकी तरफ से। सुबह सब हम तैयार होंगे और निकलेंगे यहाँ से। फ्रेंड्स ऐसे तो होटल नीट एंड क्लीन है, सब कुछ सही है, लेकिन अगर आप यहाँ रूम बुक करना चाहते हैं तो बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप देख सकते हैं ये हमारा विंडो है। विंडो से ये हाईवे है बिल्कुल। कल मैंने आपको बताया था कि NH-48 यहीं पर है। तो जब हम रात में सो रहे थे, एक तो सुबह ही पहुँचे हैं, लेकिन पहुँचने के बाद भी रात भर यहाँ पर गाड़ियों की बहुत ज़्यादा आवाज़ है। तो आप ये सोच समझकर इस होटल को बुक करिएगा। अदरवाइज़ होटल में कोई ख़राबी नहीं, आप बुक कर सकते हैं, बस आप अपनी नींद देखकर थोड़ा बुक करिएगा। अभी हम लोग होटल के ही रेस्टोरेंट में आए हैं लंच करने के लिए। लंच कर कर बस अब हम यहाँ से निकलेंगे। हाँ यशो, क्या बोल रही थी तुम? यहाँ बिस्लरी हर जगह, हर जगह इसको शॉर्ट रूट भी दिखा रहा हूँ। हर जगह तो फेक मिल रहा था। क्या फेक मिल रहा था? ये बिस्लरी नहीं मिल रहा। फेक बिस्लेरी। हाँ हाँ। तो आ गई हमारी प्लेट में फ्राइड राइस भी और पनीर चिली भी, नूडल्स भी बचे हुए हैं। खाना फ्लेवरफुल है, अच्छा है, स्पाइसेस मिनिमल हैं, पर टेस्ट काफ़ी अच्छा है। तो चलिए खाकर फिर आपसे मिलते हैं। तो अभी हम अपने होटल से निकल गए हैं और आपको वापी के बारे में कुछ बता दो। वापी का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। तो वापी जो है ये एक इंडस्ट्रियल सिटी है। यहाँ ऐसे कुछ खास देखने को है नहीं, लेकिन वापी के अगल बगल दोनों साइड, ईस्ट और वेस्ट, दोनों साइड दो ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके बारे में आपने ज़रूर अपने ज्योग्राफी बुक में पढ़ा होगा। एक तरफ तो दमन एंड दीव का दमन है जो यहाँ से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर है, और दूसरी साइड है दादरा एंड नगर हवेली। तो दोनों यूनियन टेरिटरीज बिल्कुल आसपास हैं, वो भी लगभग 11 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है वापी से। तो दादरा एंड नगर हवेली तो हम जा नहीं पाएंगे, तो फिलहाल हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं यशवी? तीथल। हाँ, कौन सी बीच? तीथल बीच जा रहे हैं, दमन में। हम सिर्फ एक ही बीच देखेंगे, दमन में भी देखने के लिए काफ़ी कुछ। एक फोर्ट भी है यहाँ पर जिसे नानी दमन फोर्ट के नाम से जाना जाता है, सेंट जेरोम्स फोर्ट। आप चाहें तो वो भी घूम सकते हैं। साथ ही यहाँ पर ईरानी एक मंदिर भी है, ईरानी स्टाइल का टेम्पल है यहाँ पर, ईरान शाह टेम्पल उसका नाम है, आप वो भी देख सकते हैं। एक स्वामी नारायण टेम्पल भी है। आप चाहे तो काफ़ी सारे और भी बीचेस हैं उसके अलावा। तो हम फिलहाल एक बीच पर जाएंगे क्योंकि यशवी का बहुत मन है बीच पे जाने का। क्यों यशु? इसको बस्सी में जाना है, तो हम लोग यहाँ बीच देखते हुए फिर हम लोग आगे। भी चेंज करना पड़ेगा। हाँ, ड्रेस भी चेंज करना होगा। उसके बाद स्विमिंग पूल। हाँ, स्विमिंग ड्रेस लेके आई हूँ। हाँ, क्या लेकर आई हो तुम? मैं अपना स्विमिंग ड्रेस और एक वंडरला वाला। वंडरला, बैंगलोर के जो लोग हैं वो लोग जान ही रहे होंगे वंडरला क्या है। तो वंडरला में इसने एक ड्रेस खरीदा था कुछ दिनों पहले, तो वो भी लेकर आई है। गुजरात इस मामले में बेहतर है कि यहाँ पेट्रोल का रेट बहुत ज़्यादा खर्च है। पहुँच गए हम तीथल बीच। कार पार्क करने जा रहे हैं, पेड पार्किंग है ये। देखते हैं अंदर चलकर कैसा है। दमन का एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम है लाइफ में। मेरे भी लाइफ में फर्स्ट टाइम। एक्चुअली गुजरात का ही एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम है, और दमन एंड दीव तो खैर है ही। खैर दीव यहाँ से 450 किलोमीटर दूर है, लेकिन दमन एंड दीव एक साथ ही नाम लिया जाता है। एक यूनियन टेरिटरी है दोनों, और दोनों का कैपिटल जो है वो दमन ही है। तो आज हम पहुँचे हैं दमन। चलिए देखते हैं तीथल बीच को। ये सूखा बेरी। अच्छा, वापी गुजरात के पास बसा दमन, दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी का कैपिटल है। दीव से इसकी दूरी लगभग 450 किलोमीटर्स की है। जब पोर्तुगीज इंडिया आए तो उन्होंने गोवा को अपने सेटलमेंट के तौर पर चुना, लेकिन उन्हें गुजरात में एक ऐसे जगह की जरूरत थी जहां से वो अपने ट्रेड को कंडक्ट कर सके, तो उन्होंने चुना दमन को। लगभग 400 साल तक उन्होंने दमन एंड दीव पर रूल किया, एंड फाइनली इन द ईयर 1961 दमन एंड दीव रिपब्लिक ऑफ इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बन गया। इतना विशाल सी, कोई एंड नहीं दिख रहा।
शंख मिला। ऐसे करके दिखाओ हाथ में, ऐसे रख के दिखाओ। तीथल बीच मशहूर है अपने ब्राउनिश ब्लैक कलर के सैंड के लिए। हर साल इस बीच पर 2 फेस्टिवल्स का आयोजन किया जाता है। एक है इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, जिसका आयोजन जनवरी के महीने में मकर संक्रांति यानी उत्तरायण के समय में किया जाता है। ये फेस्टिवल 3 से 4 दिनों तक चलता है। दूसरा फेस्टिवल है तीथल बीच फेस्टिवल। इस फेस्टिवल का आयोजन नवंबर के महीने में किया जाता है और ये फेस्टिवल 2 दिनों तक चलता है। इस फेस्टिवल के दौरान इस बीच की बहुत खूबसूरती से लाइटिंग की जाती है। पूरा बीच लाइटेड अप रहता है 2 दिनों तक और काफ़ी खाने पीने का आयोजन भी यहाँ पर होता है। तो ये 2 फेस्टिवल्स अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं तो बताए हुए मंथ्स में आप यहाँ आकर आप इन फेस्टिवल्स को एंजॉय कर सकते हैं। नॉर्मल डेज में भी इस बीच पर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग और कुछ वाटर स्पोर्ट्स भी। तो हमने भी कैमल राइड एंजॉय किया था। देखो ये गणेश, 200 रुपये में 3 लोगों को ये अग्री किए हैं, लेकर जा रहे हैं। ऐसे बच्चे का 50 बोल रहे थे, बड़ों का 100 पर 100 ना, बड़े का 100 रुपये पर पर्सन। लेकिन तीनों को वो उन्होंने बोला बच्चे का फ्री में करा देता हूँ 200 रुपये देने के लिए। तो बैठती हूँ, डर लग रहा है देखकर। चलिए चलो गणेश, हेलो स्टैंड अप। बात करो, तुम्हारे पास आ गया, बात करो बालून। 1 घंटे हो गए हैं हमें निकले हुए तीथल बीच से और अब हम बढ़ रहे हैं हमारे अगले डेस्टिनेशन पर। और वो डेस्टिनेशन जो है वो वर्ल्ड फेमस डेस्टिनेशन है। सो आप लोग गेस कर सकते हैं कि क्या है। अगर आप गेस कर पाए तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि क्या है। थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताऊंगी कि हम जा कहाँ रहे हैं। फिलहाल हम जिस रास्ते से जा रहे हैं वो यहाँ से लगभग 194 किलोमीटर्स दूर है जहाँ पर अभी हम हैं। और टाइम लगने वाला है 4 घंटे और 19 मिनट। रात के 9:05 पर हम वहाँ पहुँचेंगे। अभी हम फिलहाल सूरत से 70 किलोमीटर पहले हैं और NH48 पे चल रहे हैं। वही पता नहीं मुंबई के बाद से इस हाईवे पर इतने ट्रक्स क्यों मिल रहे हैं। यही NH48 से हम लोग बैंगलोर से भी पूरे कर्नाटका को हमने कवर किया, लेकिन NH48 पे इतने सारे ट्रक्स उस एरिया में तो नहीं देखे जितने इधर। अगर आप लोगों को कुछ आइडिया हो तो वो भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले स्टॉप में कुछ देर के बाद। तब तक आप लोग ज़रूर बताइएगा अगर पहचान सके तो हम लोग जा कहाँ रहे। मैकडी हम फिर आ गए हैं। कल भी हमने डिनर मैकडी में ही किया था और यशवी को फिर से जाना है मैकडी। हेलो, ये 2 मिनट आपका 2 मिनट में ऑर्डर नहीं आता था, आपको रेगुलर प्राइस फ्री मिलेगा। आज 2 मिनट में नहीं आएगा। तो पर इन लोगों ने बोला था, एक क्लॉक दिया था कि अगर 2 मिनट्स में ऑर्डर नहीं आता है तो दे विल गिव 1 फ्रेंच फ्राइज फ्री। लेकिन टाइम देखने के लिए, चेक करने के लिए दिया था। लेकिन 2 मिनट से पहले ही विद इन 2 मिनट्स वी गॉट आवर ऑर्डर। यशवी कैसा लग रहा है?
दिया दिखाओ, नहीं। come here, show। कौन सा है तुम्हारा? कॉर्न एंड चीज़ है। आपने कौन सा लिया? मेरा वेज टिक्की बर्गर। आलू टिक्की बर्गर है। एंड ये मैंने मैकवेजी लिया। सो यशवी को सब ट्राई करना है, एक एक बाइट, तो उसको खिलाते हैं फिर और बाकी आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अब सूरत के आउटर से ही निकल गए, मतलब सूरत सिटी एंटर नहीं करते हैं यहाँ पर, और अभी हम जा रहे हैं भरूच की तरफ, वो भी आउटर से ही निकल जाएंगे। तो इस रास्ते के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या लग रहा है, कैसा रास्ता है? कोई बहुत नेक ख्याल तो नहीं है, ट्रक्स बहुत ज़्यादा है जो कि एक सेफ्टी कंसर्न है। चारों तरफ ट्रक ही ट्रक है और लोग भी बहुत गंदी तरह ड्राइव करते हैं इधर। हाँ ये चीज़ तो है, ड्राइविंग यहाँ लेन पर। चेंजिंग हाँ। बिना लोग देखे साउथ में ये चीज़ राइट सही टू है। अगर लेफ्ट आ रहे हैं तो वो अचानक से स्वाइप करते हुए सीधे ऐसा आएंगे कि आपके सामने आ जाएंगे। ट्रक्स बहुत हैं रोड पर, जैसा मैंने आपको हम लोग कल से ये चीज़ देख रहे हैं। आफ्टर मुंबई जो ट्रक्स चालू हुए हैं वो अभी तक NH-48 पे ट्रक्स मिल रहे हैं। अभी फ़िलहाल एक टोल प्लाजा पर रुके हुए हैं हम, और आप लोगों ने गेस किया कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। मैंने आपको जगह भी बता दी। हम लोग शुरू हुए वापी से शुरू होते हुए हम पहुँचे सूरत और फिर भरूच। इस रास्ते पे लेकिन आपको ना खाने पीने की कहीं कमी नहीं होगी। स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक कोल्हापुर टिल मुंबई आपको काफ़ी सारे जॉइंट्स हैं। मुंबई से वापी के बीच, क्योंकि वो एरिया कंस्ट्रक्शन में है गया वेस्टर्न एक्सप्रेस वे अभी, इसकी वजह से वहाँ पर तो अभी उतना मतलब कुछ डेवलपमेंट नहीं है, कुछ ऐसे नहीं है। अदरवाइज पूरे आफ्टर फिर वापी फिर से इस रास्ते पे जब हम जा रहे हैं, काफ़ी सारे फूड कोर्ट्स भी हैं, ढाबा है, सब कुछ ही है इस रास्ते पर, तो आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही रुकने के लिए भी हर जगह यहाँ पर कोई ना कोई होटल नज़र आता रहा है। तो अगर आप इस रास्ते अगर जा रहे हो और आपने होटल नहीं भी बुक कराया हो पहले से, प्री बुकिंग नहीं हो, तो भी आप आसानी से इस रूट में आपको रूम मिल जाएगी रुकने के लिए। तो ये सब दिक्कत नहीं होगी इस रूट में। सिर्फ मुंबई से वापी का जो स्ट्रेच है फिलहाल वो उतना डेवलप नहीं है, बाकी इट्स ओवरऑल गुड, ऐसा कुछ नहीं है। बस ट्रक्स की जो प्रॉब्लम है वो तो शुरू से हम कहते आ रहे हैं इस वीडियो में कि ट्रक्स काफ़ी है इस रूट। उसके अलावा ये रूट अच्छा है, गुजरात के रोड्स ठीक ही ठाक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं महसूस हो रहा है। अभी ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं इसके नीचे है नर्मदा नदी। हम लोग नर्मदा नदी अभी क्रॉस कर रहे हैं। अभी भी रात हो रही है तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन ब्रिज तो आपको दिख ही रहा होगा। ब्रिज देखकर ही लगा जैसे कोई बड़ी नदी है, जिस तरह से ब्रिज इन्होंने बनाया है। तो देखा मैं आपको पता चला नर्मदा नदी क्रॉस कर रही है। अभी भी हमें हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंचने में 2 घंटे 5 मिनट लगने वाले, 88 किलोमीटर्स रिमेनिंग है। अब तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, नर्मदा क्रॉस कर रहे हैं। तो चलिए पहुँच कर बताती हूँ कि फाइनली हम कहाँ पहुँचे हैं, और अगर इस बीच आप लोग गेस कर लें तो ज़रूर बताएं कि हम लोग कहाँ पहुँचे हैं। जो मैंने आप लोगों को ब्रिज दिखाया था नर्मदा नदी वाला, उससे 1.5 किलोमीटर मुश्किल से आगे बढ़े ही होंगे कि एक यू टर्न हमें लेना है टुवर्ड्स लेफ्ट, आई गेस लेफ्ट की तरफ यू टर्न लेना है। उससे फिर आप 1.5 किलोमीटर आएंगे तो फिर आपको एक पतला ब्रिज मिलेगा जो नर्मदा नदी के ऊपर से गुजरता है, और ये रास्ता हमें लेकर जाएगा हमारे आज की मंजिल की तरफ। यहाँ भी टोल आ गया है, तो टोल पे करते हैं और निकलते हैं यहाँ से और पहुँचते हैं अपने मंजिल की तरफ। ये क्या है? Continue for 2 kilometers. इसीलिए इस रोड पे लाया था। ये कोई होटल विकास है, यहाँ से वापस NH-48 पर वापस आ गए थे हम, वो टोल क्रॉस करके होटल विकास के पास से एक रोड अंदर जा रही है, पतली सी। तो पतली सी रोड है। रोड यहाँ पर काफी टूटी फूटी रोड है। देखते हैं ऐसा रोड कब तक कितनी देर मिलता है।
वही हमारी समझ में नहीं आया था कि 80 किलोमीटर का लगभग 2 घंटे टाइम कैसे लग रहा है। ये जो रोड है, हम लोगों ने यहाँ पूछा, हम लोग देखकर थोड़ा ये में आ गए कि कहीं पूरे रास्ते ऐसी रोड तो नहीं है। तो लोगों ने बोला नहीं, ये 1 किलोमीटर तक ऐसी ही रोड है, टूटी फूटी, पीछे तो और जंगल था, यहाँ तो फिर भी आपको लाइट नज़र आ रहा है। 1 किलोमीटर तक ऐसे ही है, फिर आगे जाकर स्टेट हाईवे 64 मिलेगा। स्टेट हाईवे 64 पे आपको फिर सीधा जाना है। कुछ दूर ये जो रास्ता है स्पेशली काफ़ी सुनसान वीरान रास्ता था कुछ दूर, अभी तो लाइट्स वगैरह नज़र आ रहे हैं। तो हम भी निकल रहे हैं इस रास्ते से। बहुत ही ज़्यादा टूटा फूटा और बेकार सा रास्ता है ये। अब आगे और भी अभी भी 450 मीटर हमें इस रास्ते पे चलना है। नहीं, अभी ये देखिए रोड आगे कच्ची, ये आपको रोड दिख नहीं रही होगी एक्चुअल में। इन सब चीज़ों पे गवर्नमेंट को थोड़ा वर्क करना चाहिए, ये रास्ता कम से कम ढंग का बनवाए। अगर ये रास्ता जा रहा है तो ऐसे भी नहीं भी है तो भी इस रूट को बनवाए। पता नहीं, कुछ विलेज गूगल मैप तो यही शो कर रहा था, एप्पल मैप भी यही रास्ता शो कर रहा है। इस रास्ते जा रहे हैं हम लोग। क्यों बनाया? डरावने रास्ते के बाद फाइनली हम स्टेट हाईवे पे कनेक्ट कर गए हैं। अभी 18 किलोमीटर इसी हाईवे पे चलना है। बट वो था क्या, मतलब समझ में नहीं आया एक्चुअली में। इतना बड़ा अगर इंटरनेशनल टूर स्पेस है तो ऐसी रोड आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो 18 किलोमीटर अभी इस रास्ते चलना है हमें। गुजरात स्टेट हाईवे नंबर 64 है ये। 1 घंटे 24 मिनट लगेंगे। टोटल डिस्टेंस 75 किलोमीटर्स कवर करना है। अभी भी रात के 9:46 पर हम पहुंचेंगे 9:46 PM। हम कहाँ जा रहे हैं इतनी देर से, खैर आप समझ ही गए होंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यहाँ से 31 किलोमीटर दूर है। आज रात हम स्टे कर रहे हैं खड़गड़ा करके एक जगह है, वहाँ पर ही हमारा स्टे बुक है पहले से। आज booking.com से हमने बुक किया था। जो जितने भी डिटेल्स है होटल्स में हमारा कितना खर्चा हो रहा है वगैरह, वो सब मैं बाद में आपको स्क्रीन पर डाल के दे दूँगी। हर जगह का अलग, जिस जगह का जहाँ पर जिस दिन होटल में रुकी हो उस होटल के साथ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो अभी हम जा रहे हैं, हमें 35 मिनट और लगने हैं पहुँचने में। 25 किलोमीटर है रास्ता। लाइक स्टेट हाईवे 64 कुछ जगहों पर छोड़कर बाकी अच्छा ही था, अच्छे से बना हुआ स्टेट हाईवे है। कुछ जगहों पर है पॉटहोल्स हैं, टूटी फूटी सड़क थी, मतलब हार्डली 1-2 किलोमीटर के लिए। उसके बाद सड़क अच्छी है। अब हमने कनेक्ट किया है स्टेट हाईवे 160 और अब हम इसमें कंटिन्यू करते हुए अपने स्टे तक पहुंचते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। अभी हम लोग रास्ते में रुक गए हैं डिनर के लिए। यहाँ से आधा घंटा और है। ये है हंगरी किचन रेस्टोरेंट। ऐसी रास्ते में मिल गया है, जो भी मिला है चलकर खाकर देखते हैं, क्योंकि इस रास्ते में और कुछ पता नहीं आगे मिलेगा या नहीं। तो हम यहाँ रुक गए हैं, चलकर देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है, खाते हैं और फिर आगे निकलते हैं। हमारा खाना बहुत इंतज़ार के बाद फाइनली आ गया है। हमने मंगाए छोले, रोटी जो मैंने हाफ खा ली है। मैं भूल गई थी वीडियो बनाना, एक्चुअली भूख इतनी तेज़ लगी थी और लेट हो रहा था, कर लिया। और साथ में मैंने मंगाया सेव टमाटर की सब्ज़ी, जो भी ये लेकर आए नहीं, लेकर आते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। और कुछ राइस। ये आ गई हमारी काठियावाड़ी स्पेशल सेव टमाटर की सब्ज़ी। खाते हैं जल्दी जल्दी और निकलते हैं, काफ़ी रात हो गई है। सुबह जाना भी है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए, तो जल्दी जाएंगे, जल्दी सोएंगे। अब सुबह उठकर आपको लेकर चलते हैं उस वर्ल्ड फेमस मॉन्यूमेंट पर। तो अब हम लोग खाना खा के निकल चुके हैं रेस्टोरेंट से। खाना तो ठीक था, लेकिन वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा था।
खाना लगाने में उन्होंने ऑलमोस्ट 45 मिनट्स ले लिए, क्योंकि जाम लगा हुआ था। मतलब ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर, इसकी वजह से उन्होंने 45 मिनट्स सिर्फ मतलब वेटिंग टाइम था वहाँ पर। हम लोगों को टेबल पे बिठा दिया था, कुछ अनियंस देके और प्लेट देके बैठे हुए 45 मिनट्स हो गए। 45 मिनट्स के बाद खाना दिया, खाकर जल्दी अब निकले हैं हम लोग और जा रहे हैं अब अपने स्टे की तरफ। देखिए ठंड तो है आज वैसे, ठंड इधर है, ठंड मतलब रात में हाँ रात में हो रही है ठंड, दिन में ऐसे अब बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है। हाँ, ये काफ़ी सारे इधर स्टेइंग ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं हर जगह। अब देख रहे होंगे रास्ते में ये है स्टेट हाईवे 160, तो काफ़ी सारे ऐसे पूरे रास्ते ही स्टेइंग ऑप्शंस काफ़ी सारे अवेलेबल हैं। तो आप कहीं भी रुक सकते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास अगर आप रुकना चाहें तो यहाँ से लगभग स्टैचू ऑफ यूनिटी आपको आधे घंटे का डिस्टेंस मिल रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं। Turn right. टेंट सिटी, यहाँ भी टेंट सिटी बनाया है। ये तो अच्छा लग रहा है, कम से कम यहाँ पे Continue for 2 kilometers. Come on, Axe. फाइनली गुजरात में कुछ गुजरात जैसा लग रहा है, वरना अभी तक सब कुछ अंधेरा सा ही लग रहा था, टूटा फूटा सा। भी खराब नहीं है। कहाँ लगाने का है? तो ये है हमारा रूम, ये नाम है इसका वृंदावन विलेज स्टे एंड रिजॉर्ट। यहाँ पर एक बेड दिया है हम लोगों ने, एक वार्डरोब है, ड्रेसिंग टेबल है, टीवी दिया हुआ है और एक टेबल। रूम काफ़ी बड़े साइज़ का है, जैसा आप देख रहे हैं साइज़ रूम का काफ़ी बड़ा है। ये वॉशरूम है, वॉशरूम तो ह्यूज साइज़ का वॉशरूम है। लाइट किधर से है? ये वॉशरूम है, इधर वॉश बेसिन है। ये रहा वॉशरूम, काफ़ी बड़ा वॉशरूम है और क्लीन भी है। तो ओवरऑल रूम अच्छा है और इस प्रॉपर्टी का भी टूर मैं आपको देती हूँ जैसा होता है। तो ये था हमारा आज का वापस से केवड़िया तक का सफ़र। होप आप लोगों ने भी हमारे साथ इस जर्नी को एंजॉय किया हो। अगर एंजॉय किया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। सो कल मैं आपको लेकर चलूँगी वर्ल्ड के लार्जेस्ट स्टैचू को दिखाने के लिए। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट एंड बाय बाय।